आपके पास क्या है, दो कंडक्टिंग वॉल है जिन पे चार्ज Q1 और Q2 है, सेपरेटेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल r, जो एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर स्थित है। इफ दे आर मेड टू टच, इस दोनों को यदि टच करके फिर सेपरेट किया जाता है तो आप उनको फिर वापस सेम डिस्टेंस पे रखते तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा गया था। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? ठीक है, क्या है, आपके पास दो कंडक्टिंग बॉल है, तो होने के सेंटर सेंटर बीच की डिस्टेंस आपकी स्मॉल r है। ठीक है, दोनों पे चार्ज Q1 और Q2 है। ठीक है, क्लियर? आप लोग सुन पा रहे, देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है, क्या कहा गया है कि आपके दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे है, तब आपका फोर्स कितना होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब कहा गया कि इन दोनों के टच कर दे और फिर सेपरेट करें स्मॉल r डिस्टेंस पे, तब फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे इन दोनों को टच करेंगे तो क्या होगा, दोनों पे इक्वल चार्ज हो जाएगा, और दोनों पे इक्वल चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, दोनों पे इतना चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को टच करके सेपरेट किया जाता है। ओके, तब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कितना फोर्स कार्य करेगा, F प्राइम आपका होगा K Q1 प्लस Q2 बाई 2 और Q1 प्लस Q बाई 2 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि सेम किसका होने, दोनों को वापस सेम डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया जाता है। ओके सर ये समझ में नहीं आया। F प्राइम बराबर Q1 प्लस Q2 बाई 2। एक चार्ज Q1 था, एक Q2 था, अब क्या दोनों को मिला के सेम चार्ज होगा, इतना इतना होगा। समझ में आ गया? ये दो कैसे हो गए, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2। दो चार्ज ही तो है भाई। यस सर, समझ में आ गया सर। दो चार्जों को आपने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद क्या होगा, दोनों पे इक्वल चार्ज हो जाएगा, और इक्वल चार्ज कितना होगा, आगे हो गया भी, और इस पे दोनों पे आपका Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा, इस पे भी आपका Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा। समझ में आ गया? ओके, आपके पास है के Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर बाय r स्क्वायर, डिवाइड कर दो आप F प्राइम अपॉन F, इक्वल टू कितना आएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, बचा कितना, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, इतना ही आएगा ना। इतना ही आएगा और कुछ आएगा? यस सर। ठीक है, यस सर, इतना ही आएगा। और हम लोग जानते हैं कि Q1 प्लस Q2 अपॉन बाई 2 का स्क्वायर आपका ग्रेटर देन होगा Q1 Q2 से, या नहीं? मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, एक 1 है और एक 2 है, 1 और 2 है, दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा, 3। आधा कर दो, 3 1.5 हो गया, 3 बाई 2। ओके, और 3 बाई 2 का स्क्वायर आपका हो गया कितना, 9 बाई 4, और इधर तो 1 बाई 2 कितना हो गया, 2, और ये 1 बाई 9 बाई 4 कितना हो गया, 2.25। सर
2.252 से अधिक होगा। यस सर। इसलिए आपका Q1 प्लस Q2/2 आपका उसका ग्रेटर देन होगा Q1 Q2 से। ओके, ये वैल्यू आपकी इससे अधिक होगी, दैट इज मीन्स जो आपका एफ प्राइम होगा वो एफ से अधिक होगा। क्लियर, समझ में आया? यस सर। तो आपकी पहली प्रॉब्लम पूछी गई थी कि आपका यदि आपके पास दो कंडक्टिव बॉल है, दोनों में चार्ज Q1 और Q2 है और उन दोनों को r डिस्टेंस पर रखा है, फिर क्या करते हैं, उन दोनों को एक दूसरे से टच करके वापस फिर उसी डिस्टेंस पर रख देते तो F पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर। सेकंड प्रॉब्लम थी, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू 10xi, E इक्वल टू 10xi, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू 10xi exist in a certain region of space, then the potential difference V equal to V naught minus VA, where V naught is the potential at origin and VA is the potential at x equal to 2 meter. V equal to V naught minus VA, आपको V की वैल्यू फाइंड करनी, कितना होगा V। ओके, क्या निकालना है? आप लोग सुनाई यार, दिखाई दे रहा है? पोटेंशियल फाइंड करना है सर। यस सर, यस सर। ठीक ठीक, ओके। तो आपको V फाइंड करना है। V और E में क्या रिलेशनशिप थी? सर E इज इक्वल टू V अपॉन R, dV अपॉन dr। यही था ना? यस सर। ओके, तो आपके पास हो गया dV इक्वल टू E dr। V फाइंड करना है, V इक्वल टू आपका होगा इंटीग्रेशन E dr, और यहाँ पे x लिखा तो dV अपॉन dx कर लीजिए। ओके, E की वैल्यू पुट करो, कितना 10x dx। अब पास आती है लिमिट की, क्या कहा गया है कि आपको V कैलकुलेट करना है, V इक्वल टू V नॉट माइनस VA। कौन है जो बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा है? अभिषेक, माइक कौन है? हाँ? अभिषेक, अभिषेक का माइक कौन है? ठीक है, लिमिट पुट करो, कहां से बोला है, 0 से 2 मीटर। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेगा तो कितना आएगा, 10x²/2, वैल्यू पुट करेगा तो कितना आएगा, -20 जूल, सॉरी वोल्ट। ये कौन है जो माइक ऑन करे बैठा है? अभिषेक है सर, ये माइक नहीं ऑन कर। क्यों नहीं बंद कर रहा भाई माइक? सर अभिषेक है सर। ओके,
-20 वोल्ट और पर यूनिट चार्ज के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यही वोल्ट आपका इक्वल होगा किसके, जूल के। -20 जूल आंसर होगा। यार बीच बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, इफ वोल्टेज अप्लाइड ऑन ए कैपेसिटर इज इंक्रीज फ्रॉम V टू 2V, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको बताना क्या होगा। नंबर 1 था Q रिमेन्स द सेम, C इज डबल, Q इज डबल, C डबल, C रिमेन सेम, Q डबल, या बोथ Q एंड C आर रिमेन सेम। कहा गई जो आपका पोटेंशियल है कहां से, V1 इक्वल टू V और V2 इक्वल टू कितना, 2 वोल्ट, इतना कहा गया। आपको बताना है कि C और Q पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस और Q पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था कैपेसिटेंस का, Q बराबर होता है C गुणा B। C बराबर B, नहीं C का फॉर्मूला क्या आया था, C इक्वल टू F sin E नॉट E अपॉन स्मॉल d। ये आया था पहले प्लेट कैपेसिटर के लिए। यस सर। ओके ठीक है, तो C आपका V से 3 है, V पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो C इज रिमेन, और आपके पास होता है Q प्रोपोर्शनल टू V, और V आपका डबल हो रहा है तो Q क्या होगा, डबल होगा, तो डबल होगा, तो Q इज डबल, Q आपका डबल हो जाएगा, C आपका रिमेन्स रहेगा, C में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम थी द फोर्स ऑफ बिटवीन टू चार्ज इज 120 न्यूटन। आपके पास दो चार्ज जिनके बीच आपका 120 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज डबल देन फोर्स विल बी, यदि कहा गया कि उन दोनों चार्ज के डिस्टेंस को 2 गुना कर दे तो तब चार्ज फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही क्या है, यस सर। कि आपके पास दो चार्ज है Q1 और Q2, और कहा गया कि इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, वो है आपका 120 न्यूटन। क्लियर, ए का है ना, यस सर। ओके, अब कहा गया ये थी डिस्टेंस को बढ़ाकर डबल कर दे। अब डिस्टेंस कितनी कर दी, r से 2r कर दे, तब f पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लेते आपका f प्राइम हो जाता है कि Q1 Q2 अपॉन 2r स्क्वायर। ओके, और ये हो गया आपका K Q1 Q2 अपॉन 1/4 r स्क्वायर, इतना ही आएगा ना। यस सर। दिस इज f, ये आपका f है, तो 1/4 इंटू 120 30 न्यूटन हो जाएगा। क्या सर, 30 न्यूटन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी आपकी द लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द चार्जेड पार्टिकल। चार्जेड पार्टिकल के कारण कौन सी फोर्स लाइन निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यस सर। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें पता है कि क्या होती है, कर्व होती है, ऑलवेज कर्व, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है।
अंदर से नहीं आती, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट situated at the distance d from the state charged conductor. Electric field at a point situated at the distance from a state charged conductor. पास एक स्टेट चार्ज कंडक्टर है जिसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका प्रोपोर्शनल टू डी, सेकंड है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ऑप्शन सेम कैसे हो गए? तो ये सर इसमें सेम ऑप्शन कैसे हो सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन गलत लिखे गए। तो तीसरे लिख के होंगे सर, दो ऑप्शन ही थे। उसमें एक डी स्क्वायर होगा, ठीक है। इनवर्सली क्वेश्चन नंबर कितना है ये 6 नंबर, वो गलत छप गया होगा, ठीक है। क्या बताना? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट situated at a distance from a state charged conductor, और स्टेट चार्जेड कंडक्टर के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, क्या फॉर्मूला आया था? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल r। ये फॉर्मूला होता है आपका स्टेट चार्ज कंडक्टर के लिए r डिस्टेंस पर स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और E आपका हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r 1/r, सॉरी प्रोपोर्शनल टू 1/r और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड वाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, डी के आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसमें से ऑप्शन डी स्क्वायर होगा सर। नेक्स्ट वाला में आपके पास एक कैपेसिटर स्टोर 0.24 कूलम्स एट 10 वोल्ट। कहा गया है कि आपका जो कैपेसिटर स्टोर करता है 0.2 कूलम्स, यानी कि आवेश कितना स्टोर कर रहा है? 0.2 कूलम्स, और जब वोल्टेज आप अप्लाई करते हो 10 वोल्ट। तो आपको कैपेसिटेंस बताना है उस कैपेसिटर का। आपको फॉर्मूला पता है कैपेसिटेंस का क्या होता है? यस सर, C गुणा V बराबर सेम C इक्वल टू Q अपॉन V। यस सर। ओके, क्यों दिया है कितना? 0.24 कूलम, V इक्वल टू 10 वोल्ट, तो आप डायरेक्ट निकालो 0.24 अपॉन 10, 0.024 क्या आ गया? फैराड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं? नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, इफ 315 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीन आपके 15 माइक्रोफैराड के चार्ज है, तो सॉरी कैपेसिटर है, इनको क्या सीरीज में कनेक्ट किया जाता है? ओके, कितने? 15 माइक्रोफैराड। आपको बताना नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। सीरीज का फॉर्मूला क्या था भाई? 1/C1 1 अपॉन C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, कॉमन 15 3/15 और C इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम, 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर आपके पास पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अपने गणेश कैपेसिटर का C1 प्लस C2 प्लस C3। सॉरी ओके, जोड़ दो तीनों को, 30 हो गया, 30 माइक्रोफैराड। 30 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है आपके पास है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल? रजिस्टर, इंसुलेटर, गुड कंडक्टर या सेमीकंडक्टर? गुड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर तो होगा नहीं, इंसुलेटर। रजिस्टर भी नहीं होता, इंसुलेटर होगा। ओके, क्या कैपेसिटेंस ऑफ है? कोई क्या हुआ? इंसुलेटर गारंटी क्या होती है? इंसुलेटर होता है आपका, अच्छा कुछ अलग। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपके इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट वाले में आपका द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज नॉट इफेक्टेड बाय, आपके पास कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होती है वो इनमें से किस ऑप्शन से इफेक्टेड नहीं होती है? ऑप्शन है आपका डिस्टेंस, प्लेट, प्लेट और बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करती नहीं करती सी की वैल्यू? नहीं करती है सर। मोटाई पे। फॉर्मूला क्या था? साइन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी, यानी कि डी पे डिपेंड करती है। डी क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट एरिया ऑफ प्लेट, एरिया पे डिपेंड करती है। दी थिकनेस ऑफ प्लेट, नहीं करती सर। थिकनेस ऑफ प्लेट पे तो डिपेंड नहीं करती, खाली लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करती है। ओके, और लास्ट वाला ऑप्शन है ऑल द अबव। ऑल द अबव तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर सी, थिकनेस ऑफ प्लेट। ओके, क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम है थ्री कैपेसिटर each of the capacity small capital C are given, the resultant capacity 2/3C। कहा गया है कि आपके पास तीन कैपेसिटर है और तीनों की जो resultant कैपेसिटी है वो है 2/3C। आपको बताना है कि आपके कैपेसिटर किस रूप में लगे हैं, कि उन तीनों का रिजल्टेंट आपका 2/3C मिल रहा है। आपको C की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2/3C, और कैपेसिटेंस आपको दिया C। ओके, 2/3 आपका C से अधिक है या कम है? कम है सर। अधिक है सर। एक से अधिक है ना? सॉरी, एक से कम है नहीं? एक से कम है या नहीं है? है कम सर। कम है, दैट इज मीन्स आपको तीनों सीरीज में तो हो नहीं सकते। तीनों नहीं, तो तीनों पैरेलल भी नहीं हो सकते, ठीक है? क्योंकि यदि तीनों पैरेलल हो जाए तो फिर क्या होगा? एक से ज्यादा हो जाए। एक से फिर ज्यादा। आपका C+C+C हो जाएगा, यानी कि 3C हो जाएगा। तो पैरेलल तो हो नहीं सकते तीनों। बात करें तीनों सीरीज की, सीरीज में लगा दो कितना जाएगा? 3/C/3 हो जाएगा। यस सर। 1/C इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ये 3/C, यानी कि C इक्वल टू C/3। तो सीरीज में भी नहीं हो सकते तीनों। यस सर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन होगा आपका सीरीज और पैरेलल का। अब वो कैसे होगा? आपने क्या किया? दो पैरेलल में लगा दिए तो कितना आ गया? कितना हो गया? 2C। सर 2C हो गया। एक सीरीज में लगा दो तो कितना आ गया भाई? दो और एक 3,
कॉम्बिनेशन होगा, आपके दो पैरेलल में होंगे एक सीरीज में। ओके, यस सर। 3/2 2/3 प्राप्त करने के लिए आपको दो को सीरीज में लगाना पड़ेगा, दो को पैरेलल में, एक को सीरीज में। The total flux through any closed surface surrounded charge is equal to the amount of charge enclosed. The above statement is associated. ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि टोटल फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से पास हो रहा है एनी चार्ज, किसी चार्ज के कारण, ठीक है। गॉस का नियम। तो ये किसने कहा? ये कहा गॉस ने कहा कि जो टोटल फ्लक्स हो रहा पास हो रहा होगा किसी क्लोज सरफेस से फाई इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू टोटल चार्ज। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हेन 4 वोल्ट ईएमएफ इज अप्लाइड अक्रॉस 1 फैराड कैपेसिटर इट विल बी स्टोर एनर्जी। आपको बताना है कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है आपका कैपेसिटर। यदि कैपेसिटर की कैपेसिटी आपकी 1 फैराड है और आपका वी है 4 वोल्ट, क्या फॉर्मूला था कैपेसिटर की एनर्जी का? U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। C कितना दिया है? 1, V है आपका 2, इतना दिया और कुछ दिया? 4, चलिए 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16/2 यानी कि 8 जूल। 8 जूल आंसर हो गया। ओके, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी डाइलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सिचुएटेड 4 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 200 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज से 4 मीटर की दूरी पर इंटेंसिटी कितनी है? 200 न्यूटन पर कूलम। इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड 2 मीटर, यानी कि डिस्टेंस को पहले से कर दिया जाए तो इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या फॉर्मूला था इंटेंसिटी का पॉइंट चार्ज के कारण? बोलो। आगे बोलो। आर स्क्वायर। आर होता है सर, आर होता है आर स्क्वायर। एक बार रिपीट करना। हैं? 1 बाई सर आर स्क्वायर होता है, सर। आर स्क्वायर होता है ना। यस सर। लेकिन तो पहले का 4 मीटर यानी कि आपका हो गया 4/16 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 16, कितना बोला? 200 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, दूसरा बोला आपको यदि डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, आधा कितना हो गया? 4 का 2, 2 का वर्ग कितना आ गया? 4। तो आपके पास आ गया 1 क्यू अपॉन 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो ई अपॉन ई प्राइम अपॉन ई, तो आपके पास आ गया ना 16 4 बाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 कट गया। ओके। नहीं, हमें तो इस टर्म में निकालना ना, तो आपको ई प्राइम कितनी वैल्यू आ गई, क्या करना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड, तो आपके पास आ गया 4 इंटू
Q अपॉन 16 इंटू 4 पाई एफ साइन नॉट, और दिस इज क्वांटिटी आपकी E है, और E की वैल्यू कितनी दी है 200, 200 कितना आ गया 800 है। क्या करें, ये नहीं समझ में आया सर। समझ में नहीं आया? नहीं सर। अच्छा देखो, सर ब्लर भी हो रहा है, हल्का हल्का ब्लर भी है। मिलर है, समझा दीजिए। एक मिनट, अब सही है? यस सर। देखो आपको कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट सिचुएटेड 4 मीटर, यानी कि आपके पास कोई चार्ज है, उसे 4 मीटर की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो दिया 200 न्यूटन पर कूलम। ओके, कितना 4 मीटर पर, ठीक है। आपको पता है इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो इस फॉर्मूले से हमने निकाला आर की वैल्यू 4 फुट करके 4 चौक 16, तो बाकी सेम, और ये कितना हो गया 16, तो ये आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/16, और कितना दिया है ये आपका 200 न्यूटन, ठीक है। आप कहाँ निकालना है, आधे पर, यानी कि 2 पे, तो 2 पे कितना आया इतना, क्यू अपॉन 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमें वैल्यू दी है इतनी, ये वैल्यू किसकी है 1/16 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो हमें इसको 1/16 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने 4 से गुना 4 से भाग कर दिया। ओके, तो ये कितना बन गया 4 चौक 16। ओके, तो ये आपके पास आ गया क्यू अपॉन 16 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर। और इस पूरे की वैल्यू कितनी दी है आपको 200, तो 4 गुना हो गया पहले का। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। The action of electric field due to the positive charge, यदि आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी, चार्ज की ओर होगी या चार्ज से बाहर की ओर, चार्ज से बाहर की ओर, बस ठीक है। कम ओके, अवे फ्रॉम द चार्ज, पहले आप दीजिए सर। हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज। बस बात खत्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम का है आपके 12 चार्ज ऑफ 12 चार्ज ऑफ चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज के 12 चार्ज है आपके किसी आपके 12 साइड पॉलीगॉन, मतलब ऐसा ऐसा बहुभुज है जिसकी 12 भुजाएं हैं, उसके कॉर्नर पे रखे हैं, ठीक है। सर आपको बताना है कि यदि आप एक कैपिटल क्यू चार्ज इसके सेंटर पे रख देते हो, ठीक है, जो 12 भुजा वाला आपका बहुभुज है उसके सेंटर पे क्यू चार्ज रख देते कैपिटल क्यू, तो आपको बताना है कि नेट फोर्स कितना वर्क कर रहा होगा कैपिटल क्यू पर। ओके, सारे चार्ज सेम है, और सेम चार्ज है, मतलब सब पॉजिटिव चार्ज है या सब नेगेटिव चार्ज, ये बात मान लो कि सब इक्वल है आपके क्वांटिटी में भी और वैल्यूज में भी। कहां पे रखे, बाहुभुज है आपका, तो कैसा 12 भुजा वाला, उसके कॉर्नर पे रखिए, कोनों पर। क्लियर? और कहा गया कि यदि आप उस बहुभुज के सेंटर पे कोई चार्ज कैपिटल क्यू रख देते हो तो उस कैपिटल क्यू पर टोटल चार्ज, टोटल फोर्स कितना वर्क कर रहा होगा। तो जहां पे क्यू रखा है वो क्या होगा, सभी से समान डिस्टेंस पे होगा,
जिसको या नहीं? अब 12 भुजा वाला कैसे बनाए? कितनी हो गई? 3, 6 बनानी है। 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 2, 3, 4, 5, 6। ये तो कम बैठेगा शायद। 1, 2, 3, 4, 5। हो जाएगा, छोटा बना लो तो बन जाएगा। छोटा बना लिया बन जाएगा सर। अच्छा छोटा नहीं है, कॉर्नर बना रहे हैं ना 12। बन जाएगा सर। 6 और 6 बन जाएंगे आधे में बनाते बने ना बने। ट्राई करके देख लो। 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3 और बनानी है। कॉर्नर बना दीजिए सर। हैं? छोटे छोटे बना दो। 12 खत्म सर। हो गई। ठीक है, 12 खत्म हो गया। क्यों क्यों क्यों? बारह हो गए ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके। कहा गया कि इसके सेंटर पे आपका क्यू चार्ज रखा है। इस क्यू चार्ज पर आपको बताना है कि नेट फोर्स कितना वर्क कर रहा होगा। ठीक है, सब इक्वल चार्ज है, सबके कारण फोर्स वर्क कर रहा होगा इस पे। ठीक है, इस क्यू के कारण डायरेक्शन ये होगी, जैसे इसके अपोजिट क्या होगी, डायरेक्शन ये होगी। सिमिलरली दिस, और कोई इसके अपोजिट भी होगा। एक 12 की बात करें, यानी कि 6 के बाहर की और 6 के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि सेम डिस्टेंस पे आपका क्यू, आपको पता है कि F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, R की वैल्यू सेम है, Q की वैल्यू सेम है, Q2 की वैल्यू सेम है। ठीक है, अच्छा ओनली डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी, 6 की आपकी एक डायरेक्शन में होगी, 6 की आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, वैल्यू सेम होगी तो जब घटाओगे तो क्या आएगा, शून्य। तो क्या होगा, इस कैपिटल क्यू पे जो इन चार्ज के कारण नेट फोर्स आएगा वो शून्य होगा, क्योंकि तो सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसमें डायरेक्शन का कैसे सर कंफर्म है? तो डायरेक्शन दी हुई है इसमें सर। डायरेक्शन तो आपको पता है कि यदि सेम चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ है तो बाहर की ओर होगी, या फिर सबके लिए अंदर की ओर माने, अंदर की ओर, इसके लिए भी अंदर की ओर, तो ये दोनों तरफ एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, या नहीं? यस सर। सीधी सी बात है। ओके, तो 0 होगा आपका सेंटर पे नेट फोर्स। नेक्स्ट है, ए मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r is given the charge capital Q, which of the following statement is true? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, कंडक्टिव स्फीयर है। आपको क्या क्या कह रहे हैं, दोबारा प्लीज। हिंदी में सर बता दीजिए। हाँ, आपके पास क्या एक कंडक्टिव स्फीयर है, स्फीयर तो जानते होंगे ना, विद्युत एक चालक गोला कह लीजिए। उस चालक गोले की त्रिज्या कैपिटल R है और उस पर चार्ज जो है, आवेश जो है वो कैपिटल Q है। ठीक है, यस सर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट
जीरो से लेके आपका एट पॉइंट, आपका पॉइंट कहाँ पे है, यानी कि उस गोले के अंदर है। आपके पास एक कंडक्टिव गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, सेंटर ओ है, इस पे आपका क्यू चार्ज है। ठीक है, पहले पे कहा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कहाँ पे, जीरो लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी कि जो पॉइंट होगा वो आर से कम पे होगा, कैपिटल आर से कम पे होगा। कैपिटल आर से कम मतलब इस गोले के अंदर होगा, यही तो मतलब है ना कि स्मॉल आर की वैल्यू जीरो से तो अधिक है और कैपिटल आर से कम है, और कैपिटल आर से कम का मतलब है कि वो इस गोले के अंदर है। और जब हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमने पढ़ा था कि जब आपके पास कोई कंडक्टिव स्फीयर है तब उसके लिए हमने कैलकुलेट किया था बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के द्वारा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ फॉर्मूले आए थे, क्या था, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और कुछ केसेस थे। केस था फर्स्ट, यानी कि ये फॉर्मूला था तब जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर की वैल्यू कैपिटल आर से अधिक है। सेकंड केस था जब आर इक्वल टू कैपिटल आर, तब E आपका था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जब आर लेस देन कैपिटल आर था तो E इक्वल टू आपका जीरो था, क्योंकि क्यू इक्वल टू जीरो था अंदर। तीन केस थे, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। चलिए अब हम ऑप्शन की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फील्ड एट पॉइंट, आपका पॉइंट कहाँ पे है, गोले के अंदर है, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। जीरो। चार्ज कितना होगा स्फीयर के, सर हाँ? कि सरफेस पे चार्ज कितना होगा, क्यों? क्यों, जैसे क्यों? सरफेस की बात करिए, अंदर की बात नहीं की। थर्ड का, यदि आपका स्मॉल आर ग्रेटर देन आर है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से अधिक है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, कितना था, अभी लिखिए तो फॉर्मूले। क्यू अपॉन आर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन में यही कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सही है, ओके। अभी तक तीनों ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। पानी लिया। ये भी सही है सर। सही है, यस सर। या लास्ट वाला है ऑल द अबव, सही है होता है वो, हाँ सभी ठीक है सर। सभी ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ, हाँ सही है, ठीक है। ओके, सारे सही है तो ऑल द अबव। नेक्स्ट है एट द पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था आपके पास कि दो सेम चार्ज है एक दूसरे से स्मॉल टू ए डिस्टेंस पर स्थित है। आपके पास डायपोल था प्लस क्यू
माइनस क्यू और एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अपोजिट चार्ज होगी, एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर स्थित होगी। ठीक है, क्या बताना है भाई? बस पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कहां पे? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर एनी पॉइंट पर। मान लीजिए यहाँ पे आपको निकालना है, सीधा सेंटर से आपका स्मॉल आर, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा यहाँ पे? नहीं होगा सर, नो सर, नहीं होगा ना। फॉर्मूला हमने निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। कौन से चैप्टर में था भाई? करंट वाले में? क्या फॉर्मूला सर? अरे डाइपोल के कारण किसी एक्सिस पे और परपेंडिकुलर, क्या फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पढ़ाया था शायद, है पढ़ाया है। यस सर, ये है ना सर, P बराबर 2 QL। तो नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला P बराबर 2 QL है ना सर। हाँ, मिल जाऊँ। यार इलेक्ट्रिक डाइपोल का शायद पढ़ाया क्लियर है था। सर? हाँ बोलो। इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 2 ओके अपॉन आर की पावर 3। ठीक, तो जीरो तो नहीं होगा? सर 2 P है शायद। हम्म, 2 P है। 2p। अच्छा, पी 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 आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यस है। सर, यस ओके, सर। ठीक ठीक ठीक, 2p। माइनस में है सर 2 P। माइनस थोड़ा ना होगा, सर प्लस ही है सर। प्लस में है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं होगा, मुझे इतना जानना बस खाली। नहीं होगा सर। तो जीरो नहीं है। सेकंड ऑप्शन का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा? नहीं होगा ना। नहीं सर, नहीं होगा। ये जीरो नहीं है तो पोटेंशियल कैसे जीरो हो सकता है? थर्ड, नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज जीरो। दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। यही सही जीरो सर। नहीं है। ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है। चौथा का इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एक्सिस की परपेंडिकुलर होगी या एक्सिस की डायरेक्शन में? ना तो विद्युत क्षेत्र शून्य, ना ही दूसरा वाला जो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होगी, या तो एक्सिस की ओर होगी या आपके डाइपोल की ओर होगी या डाइपोल से बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो खाली ऑप्शन नंबर 30 सही है। और लास्ट वन है फॉर विद द फ्लोइंग पैरामीटर वेरिएशन। आपको बताना है कि निम्न में से कौन से पैरामीटर के वेरिएशन से आपके कैपेसिटर कैपेसिटेंस अनइफेक्टेड रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस पैरामीटर से उस कैपेसिटर के कैपेसिटी पर। ठीक है, पैरामीटर कौन कौन से? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, जो प्लेट से उनकी बीच की यदि दूरी चेंज कर दी जाए तो क्या कैपेसिटर कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं है?
नहीं पड़ेगा। पड़ेगा नहीं सर। पड़ेगा। C इक्वल टू एफ साइन नोट ए अपॉन स्मॉल डी। पड़ेगा सर। पड़ेगा। एरिया को चेंज करते तो इफेक्ट पड़ेगा। यस सर। हाँ? पड़ेगा सर। पड़ेगा। अनइफेक्टेड बताना है कि किससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पड़ेगा, के की वैल्यू चेंज हो जाएगी सर। नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक से पड़ेगा। यस सर। और लास्ट वाला ऑप्शन है थिकनेस ऑफ द प्लेट। थिकनेस को कैसे पड़ेगा, खाली पड़ेगा नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मेटल से। हाँ? तीसरा पेज चौथा। अरे आपको अनइफेक्टेड बताना तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है। यस सर। थिकनेस ऑफ द प्लेट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मेटल का नेचर यदि चेंज कर दो, के की वैल्यू चेंज कर दो तो आपके सी पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन थिकनेस से आपको उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे लास्ट का ऑप्शन है। ओके, इसी की कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, मैंने एक पीडीएफ फाइल भेजी थी सबसे पहले चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। यस सर, हमने कर लिया सॉल्व सर किए? वो। हो गए सारे? यस सर। यस सर, यूट्यूब पे मिल गए थे वो सर। यूट्यूब पे मिल गए? यस सर। अच्छा, तुमने सॉल्व भी कर ली यूट्यूब पे देख के? हैं? नहीं सर, पहले सॉल्व किए तो कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे। तो बढ़िया है। कहने की बात ये है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आपके सब्जेक्टिव से ही आते हैं। यस सर। तो आपका यदि सब्जेक्टिव अच्छा है तो आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? यस सर। यस सर। और कल आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले जो चैप्टर है उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आज, और जो नहीं होगी वो कल पूछ लेना, डिस्कस करेंगे कल। यस सर। ठीक है? और जो नहीं होगी उसको आप व्हाट्सएप पे नंबर भेज देना मेरे या ग्रुप में किसी से, जो भी आपको पूछना है, जो प्रॉब्लम पूछनी है। सर। ठीक है? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके, एक एक दिन एक चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। यस सर। एमसीक्यू जो नहीं होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको समझ में नहीं आई तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर जो एमसीक्यू भी भेज देना जैसे पहले चैप्टर में भेजे थे आप। अब कहीं मिल गए तो भेज दूंगा, वरना कहाँ से बनाता फिरूंगा मैं? सर वो तो कुछ भी बन सकते हैं। थ्योरी से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं जो वो बने हैं वही होंगे। इसलिए आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप ध्यान न देके थ्योरी पे ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि सामने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। यस सर। ये कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उससे पूछ ले, किसी से पूछ सकता है वो तो। ओके, तो आज आप लोग पहले चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जो नहीं होगी या समझ में नहीं आएगी वो मुझको भेज देना कल। हाँ, पहले चैप्टर की। ठीक है? ठीक है, जो नहीं होगी वो मुझको भेज देना। ठीक है, उसको कल डिस्कस कर लेंगे 2 बजे। यस सर। ठीक है? ओके, थैंक यू आज के लिए। थैंक यू।